हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और हम चर्चा करेंगे। अब हम पहुंच गए हैं जुलाई के लास्ट वीक में और ये एक्सपायरी वाला वीक भी है जिसमें मंथली एक्सपायरी होगी। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी। देखिएगा, पिछले हफ्ते हमारी 3 वीडियो आपके साथ शेयर की गई थी। पहली थी HDFC बैंक के रिजल्ट के बारे में और दूसरी वीडियो थी हमारी जो स्पेशली वो थी ICICI बैंक के रिजल्ट के बारे में। और इसके अलावा 3 रिजल्ट्स और पेश हुए थे। रिलायंस का भी रिजल्ट आया था, हालांकि हमने इस पर वीडियो शेयर नहीं की थी आपके साथ। लेकिन हमारा जो आउटलुक था वो ये था कि रिलायंस पर हम बड़े पॉजिटिव थे और हमने ये कहा था कि यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने के लिए मिलना चाहिए। और यहाँ पर पॉजिटिव की जगह बाजार ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। दूसरी बात थी कि हम ये मान के चल रहे थे कि ICICI बैंक ±2% जो है रिएक्ट कर सकता है। और इस हफ्ते देखिएगा ICICI बैंक ने तकरीबन 2.64% की तेज़ी दिखाई। और जहाँ तक हम बात करें कि HDFC बैंक पे, तो हमारा आउटलुक नेगेटिव था और हम ये मान के चल रहे थे कि जिस तरीके से NPA बढ़े हैं तो वो बाज़ार को पसंद नहीं आएंगे। तो हालांकि उसका जो रिएक्शन था वो ये रहा कि 1.66% जो है पिछले 5 दिनों में HDFC पॉजिटिव लिया। तो यहाँ पर हमारी जो गणना थी वो गलत साबित हुई। लेकिन मैं इसको अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ, क्योंकि देखिएगा केवल 4 या 5 दिन का समय नहीं होता कि जहाँ पर बाज़ार डिसाइड कर ले। बात ये होती है कि बाज़ार पिछले दिनों में चले कहाँ से है और बाज़ार में बड़े पोजीशंस, जो बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती है। तो जो रिएक्शन है वो हो सकता है कि आपको इस हफ्ते में या इसके अगले हफ्ते में आपको देखने के लिए मिलेगा उसी लाइन के अंदर। अब जहाँ तक बात करें बजाज फाइनेंस के, तो बजाज फाइनेंस के जो रिजल्ट थे वो 20% से ज़्यादा की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है देखने के लिए मिली। लेकिन बाजार ने उसको नेगेटिवली सुबह खुलते के साथ 5% नेगेटिवली ट्रेड कर रहा था। अब कोई कहे कि बजाज फाइनेंस के रिजल्ट गंदे थे, नहीं थे, लेकिन जो भाव है उसके हिसाब से एक एडजस्टमेंट जरूर देखने के लिए मिली। इसी तरीके से बजाज फिनसर्व के भी रिजल्ट आए, उसमें भी सिमिलरली नेगेटिवली ही क्लोज हुआ, लेकिन रिजल्ट वहाँ पर भी बेहतर थे और वहाँ पर ग्रोथ बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्फोसिस के रिजल्ट थे और इन्फोसिस के रिजल्ट में जो है निराशा नहीं थी बल्कि पॉजिटिव चीज़ें थी, मार्जिन्स भी ठीक थे। लेकिन होता क्या है कि बड़े प्लेयर्स की जब पोजीशंस है उसके हिसाब से बाजार रिएक्ट करता है। बहुत सारे लोग अपना व्यू बदल लेते हैं बाजार के प्राइस के एक्शन को देखते हुए। जैसे इन्फोसिस के अंदर मोस्टली जो एंकर्स हैं वो बोल रहे थे कि रिजल्ट आने के टाइम और बाजार खुलने से पहले कि इन्फोसिस के रिजल्ट अच्छे हैं और एक रिकवरी देखने के लिए मिलेगी, और इन्फोसिस ने नेगेटिवली क्लोज दिया उस दिन भी। रीज़न ये नहीं है कि अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो वो पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। अब उसमें एंकर क्या ढूंढेंगे कि भाई इसमें गाइडेंस तो ख़राब नहीं होगी। गाइडेंस भी 0 से 3% थी उनकी, उन्होंने 1 से 3% कर दी ग्रोथ की, लेकिन फिर भी इन्फोसिस में रिएक्शन नेगेटिवली किया। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये है कि बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन जो इंडेक्स के अंदर है वो किस तरीके से बनाई हुई है। अब देखिएगा, निफ्टी ने 25,000 का लेवल तोड़ दिया और हम ये मान के चल रहे थे कि भाई निफ्टी के अंदर भी एक वीकनेस रहेगी और निफ्टी ने एक वीकनेस के साथ क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी ने वीकनेस थोड़ी सी लेट दी, बढ़ दे दी फ्राइडे के दिन में। अब बात ये है कि यहाँ से अब आउटलुक क्या लग रहा है। देखिएगा, बड़े प्लेयर्स की जो पोजीशंस है, ये जो आउटलुक है ये हमारा केवल और केवल इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते के बाद पोजीशंस बदल सकती हैं। तो यहाँ पर अभी हमें ऐसा लगता है कि ये जो पोजीशंस हैं बड़े प्लेयर्स ने जिस तरीके से बना रखी है, अब बाजार का ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और एक प्रॉफिट बुकिंग अभी और गहरा सकती है। और ये इसलिए नहीं है कि रिजल्ट बहुत ख़राब है या रिजल्ट बहुत अच्छे। अभी देखिएगा, जो अच्छे रिजल्ट थे ना पिछले हफ्ते तक, अब उनके अंदर भी आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी। यानी कि जिन शेयर्स ने अच्छा पॉजिटिवली रिएक्शन दिया था रिजल्ट के बाद, वो शायद अब रिएक्ट करेंगे, और जिन्होंने अच्छे रिजल्ट के बाद भी नेगेटिवली रिएक्ट किया था वो शायद अब थोड़ा सा सुधरते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर हम अपनी चर्चा शुरू करें तो उससे पहले ध्यान रखिएगा, वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, हम किसी भी तरीके की निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं। अगर आप कोई भी निवेश ट्रेड या किसी भी तरीके से कोई पोजीशंस बनाते हैं तो मैं और मेरा चैनल उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, और मैं यही कहूँगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें और अपने विवेक से ही काम करें। तो सबसे पहली बात यह है कि निफ्टी 50 के अंदर जो पोजीशंस हैं वो ये कि निफ्टी ने 24,800 को होल्ड किया।
तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा कि भाई 24,800 को होल्ड कर लिया। तो जिस तरीके से पिछले फ्राइडे में रिएक्शन आया था नेगेटिवली, तो बहुत सारे ट्रेडर्स फिर तेजी की पोजीशंस लेके चले गए। पिछले हफ्ते जो पोजीशंस लेके गए थे बाजार की गिरावट में, और फिर बढ़िया पैसे बन गए क्योंकि बाजार ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया था सोमवार को। तो इसी तरीके का व्यू लोग रख के चले, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शायद वो पोजीशंस नहीं रहेगी। और निफ्टी अगर 24,800 के नीचे क्लोज हो जाता तो मोस्टली ट्रेडर नेगेटिव पोजीशंस लेके चले जाते, यानी कि मंदी की पोजीशंस। बट अभी तक जो अंडरटोन है, क्योंकि बाजार जो है एक्सपायरी वाले वीक में है, 4 दिन एक्सपायरी के हैं, 4 ट्रेडिंग सेशन। अब उन 4 ट्रेडिंग सेशंस में 2 दिन मैं मानता हूँ कि जो ट्यूसडे तक है वहीं तक शायद सारा कमाल हो जाए, और लास्ट के 2 दिनों में खाली जो है मेंटेनेंस वर्क चले, थोड़ी एडजस्टमेंट चले। ये बात पक्की है कि इस महीने के जो ट्रेडर्स हैं वो किस तरीके से, जो स्पेशली रिटेल वाले हैं, वो किस तरीके से इस समय पर ट्रैप हुए हैं। देखिएगा, पिछले के 4 हफ्ते रिटेल इन्वेस्टर्स के पास थे, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने 4 हफ्ते तेजी की जो पोजीशंस थी, ज़्यादातर मोस्टली जो ट्रेडर्स थे उनकी तेजी की पोजीशंस थी, डीआईज की भी तेजी की पोजीशंस थी। तो अल्टीमेटली हालांकि उनकी एफएनओ में मंदी रहती है क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉर्पस जो है म्यूचुअल फंड्स रखते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो मोटा मोटी तेजी की पोजीशंस रिटेल इन्वेस्टर्स लेके चल रहा था। और इसका रीज़न ये था कि पिछली जो एक्सपायरी थी वो बढ़िया थी, और उसके बाद एक जबरदस्त ऑप्टिमिज्म बना हुआ था, और जिसकी वजह से एक अच्छी जो है पोजीशंस थी। लेकिन मोस्टली जो शेयर्स हैं वो, अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो मोस्टली जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं उनमें मंदी जो है अब उनको झेलनी पड़ रही है। तो अब यहाँ पर ये है कि अब जो लास्ट में पिछले 2-3 दिन के अंदर, अब जो सोमवार का भी मूव था, तो वो हमें समझ में आ रहा है कि भाई वो सोमवार को बाजार ने मंदा क्यों नहीं किया। मंदा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लास्ट के अंदर भी जो है ट्रैप करना चाह रहा था। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी के अंदर शुरू के जो 2 दिन हैं वो बड़े क्रूशियल है, सोमवार और मंगलवार। अगर शुरू के 2 दिन में नहीं होगा तो बुध और बृहस्पति में एडजस्टमेंट या तो शुरू के 2 दिन में होगी, लास्ट के 2 दिनों में। कहने का मतलब है कि बाजार निफ्टी 50 यहाँ पर 24,500 टच कर सकता है, और जो रेंजेस हमने आपको बताई थी उन रेंजेस के हिसाब से बाजार ने काम भी किया। तो अगर हम देखें तो पिछले 1 दिन के अंदर जो बाजार तकरीबन 0.9% टूटा, अब वो 24,500 के आसपास की एक्सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। अब अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर हम देखें तो जो 24,500 की जो एक्सपोर्ट है वो एक मेजर एक्सपोर्ट एरिया है, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। और 24,500 को अगर बाजार होल्ड कर लेता तो बहुत ही गुड एंड वेल है, जिसकी काफ़ी उम्मीद है। लेकिन क्योंकि मंथली एक्सपायरी वाला सेशन है, अगर 24,500 टूट जाता है बाजार में किसी भी कारण से, चांसेस कम है, तो बाजार 24,000 की तरफ प्रस्थान करता हुआ नजर आएगा। इसके जो चांसेस है मात्र 10% है अगर 24,500 टूटता है तो, बट 24,500 आने की संभावना काफ़ी प्रबल है। 24,500 पर बाजार को होल्ड करना चाहिए। देखिए 20-30-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऊपरी लेवल पर अगर हम देखें तो जो हाई से 25,000 जो है 600, वहाँ पर जो है बाजार में एक जबरदस्त रेजिस्टेंस रहेगा, तो इसके बीच में जो है बाजार रहने की संभावना है। लेकिन हमें लगता है कि अब जिस तरीके की पोजीशंस बनी है और जिस तरीके का पैटर्न है, तो शायद बाजार 24,500 के इर्द गिर्द आपको काम करता हुआ नजर आया इस हफ्ते के दौरान। और ऊपरी लेवल पर अगर हम देखें तो 25,100 के बीच में जो है बाजार शायद झूलता हुआ नजर आए। तो मेरी नैरो रेंज है 25,100 25,200 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 24,500, इस रेंज में बाजार काम करता है। अगर दोनों में से किसी भी साइड बाजार टूटता है तो ऊपर की तरफ 25,600 और नीचे सीधा 24,000 के जो दायरे देखने के लिए मिल सकते हैं। ये तो है निफ्टी 50 के ऊपर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी बैंक के अंदर, निफ्टी बैंक के अंदर बाजार पिछले 5 दिनों में मात्र 0.43% चले, और कल के सेशन में यानी कि फ्राइडे के सेशन में तकरीबन 0.94% की गिरावट देखने के लिए मिली। अब इस गिरावट के साथ एक चीज़ पक्की है कि अभी इस गिरावट में 2 शेयर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो है HDFC बैंक और ICICI बैंक, दोनों ने। अब लास्ट लेग के अंदर शायद दोनों में आपको गिरावट देखने के लिए मिले, और उसकी बदौलत आपको जो है निफ्टी बैंक के अंदर जो दायरे देखने के लिए मिल सकते हैं वो मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। तो देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम डेली कैंडल पे देखें, डेली चार्ट के ऊपर, तो जिस तरीके के पैटर्न्स बने हैं, कैंडल्स बनी हैं लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में, और यहाँ पर जो रास्ते खुल रहे हैं वो सीधा 55,500 के लिए खुल रहे हैं, 55,500, और पहली सपोर्ट है 55,800 के आसपास। तो पहली सपोर्ट बनती है 55,800 के आसपास, और उसके बाद जो है बाजार 55,500,
और सिमिलरली ये 55,800 वाली जो सपोर्ट है, इसकी जो रेंज है, इस रेंज में बाजार काफ़ी देर काम कर सकता है, 55,800, 56,000। तो एक या दो दिन यहाँ बिता सकता है और अल्टीमेटली बाजार एक्सपायरी वाले दिन से पहले पहले एक बार 55,500 की तरफ प्रस्थान कर सकता है। यहाँ पर हमारे को एक मेजर सपोर्ट दिख रही है। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से बाजार में ये सपोर्ट टूटती है तो जो अगले दायरे बनते हैं वो बीच में कहीं नहीं है, वो सीधा 54,000 पे है। यानी कि फिर एक सीवियर ट्रेडिंग होगी और वो 1500 पॉइंट का दायरा बनता है, लेकिन वो इस हफ्ते प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है हमें। लेकिन अगर किसी भी तरीके से कोई सीवियर इंटरनेशनली कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई न्यूज़ फ्लो आ जाता है, तो वो भी हो सकता है। बट हमें लगता है मोस्ट प्रोबेबली 55,500 का एक ऐसा दायरा है जहाँ पर कि बाजार निफ्टी बैंक जो है यहाँ पर एक बार दिखा सकता है। ऊपरी लेवल पर अगर हम देखें तो 57,500 की रेंज बनती है। मेरा बायस्ट ये है कि मुझे लगता है कि 75% चांसेस हैं कि बाज़ारों के अंदर एक निचले लेवल पर एक बार बाजार आएगा, क्योंकि वीकली कैंडल्स अगर हम देखें तो हफ्ते में अगर हम कैंडल्स देखें तो निफ्टी बैंक ने 4 कैंडल बैक टू बैक रेड दी हैं, तो ऐसी संभावना कम रहती है कि 5वीं कैंडल भी रेड बने। तो ये हो सकता है कि निचली लेवल से बाजार जाने के बाद में 55,500 के आसपास जाकर बाजार एक बाउंस दे, और हो सकता है कि जहाँ पे अभी बाजार क्लोज हुआ इन्हीं के आसपास, ये इनसे ऊपर भी आ सकता है। बट नीचे लेवल पर हमें एक सपोर्ट लगती है 55,500 और उसकी जाने की संभावना बनती है। उसके बाद आगे बात करते हैं, बाकी कुछ स्टॉक स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। देखिएगा जो इंडेक्स के दिग्गज शेयर्स हैं उनकी बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा डाउ जोन्स ने पिछले 5 दिनों में 1.2% की तेज़ी दी है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिएगा डाउ जोन्स के लिए तो चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। यूएस के पास जो है टैरिफ का पैसा आना है, तो अल्टीमेटली यूएस में तो पैसा बढ़ना है, तो वो यूएस के लिए बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन हमें चिंता जो है आगे चल के ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया ने यूके के साथ एफटीए की यानी कि फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट्स की हैं, इसी तरीके से कुछ और बायलैटरल एग्रीमेंट्स, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स और इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स हैं वो आपको आने वाले समय में ट्रेड्स के मामले में देखा जा सकता है। तो हो सकता है कि जो एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है यूएस को छोड़कर बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में इस तरीके से ट्रेड करें कि जो जिसके पास सरप्लस है वो एक दूसरे को जो है ट्रांसफ़र कर सकें, और एक मिनिमम जो है टैरिफ रेट के ऊपर, तो जो सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। और जो यूएस के टैरिफ जो वार छेड़ी गई है यूएस की तरफ से, उसका इम्पैक्ट कम हो, तो वो एक पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर अब हमें जो लग रहा है आने वाले समय में, थोड़ा सा मैं लॉन्गर टाइम का व्यू लेता हूँ, अब यूएस के लिए अपने डॉलर को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर टैरिफ वॉर से निकलते हैं तो जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो शायद अब डॉलर की होर्डिंग्स छोड़ दें, और आगे समय में ऐसी संभावना बन रही है कि जो कंट्रीज़ आपस में ट्रेड कर रही हैं कहीं वो अपनी ही करेंसी में ट्रेड करना शुरू ना कर दें। तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो डॉलर की जो स्टोरेज है उसको थोड़ा सा कम कर दें, यानी कि जो उनकी होल्डिंग है डॉलर की वो कम हो जाए, और उसकी जगह जो प्रीसियस मेटल्स हैं यानी कि गोल्ड और सिल्वर, वहाँ पर सेंट्रल बैंक्स की पोजीशनिंग बढ़ जाए। इसलिए मेरा मानना ये है कि मैं वैसे तो गोल्ड और सिल्वर पे क्यों बुलिश हूँ वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, और अभी भी मेरा व्यू बुलिश है। हाँ, एक टेक्निकल बाउंस आने से पहले जो है हो सकता है कि टेक्निकल करेक्शन आ जाए, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी मेरा अगर 1.5 साल 2 साल का नज़रिया आप रखेंगे तो मैं दोनों ही मेटल्स के ऊपर जो है बुलिश हूँ, और चाहे वो सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो। और एज ए डिस्क्लोजर मेरे मेजर पोर्टफोलियो के अंदर आज भी जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो SGB है, और वो मेजोरिटी में है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा होल्डिंग हमारी अभी SGB के अंदर है। तो एज ए डिस्क्लोजर बता रहा हूँ कि कभी आपको लगे कि सर गोल्ड में बुलिश है क्योंकि सर की पोजीशन अपनी है, बट हाँ ये मेरा व्यू है। बट मैं मानता हूँ कि 5 से 7, 8, 10% की करेक्शन गोल्ड में हो सकती है, बट उसको भी हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझेंगे। और इसके जो रीजंस हैं वो जियोपॉलिटिकल और जिस तरीके के एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए ज़्यादा है, और जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स ने पिछले 15-20 साल में नोट छापे हैं वो देखिएगा, नोट कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को लीड करते हैं, रियल एस्टेट को करते हैं, सिल्वर को या गोल्ड को करते हैं, या बिटकॉइन के जो प्राइस है। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा जो रिस्क है वो शायद आपको इक्विटी में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और क्योंकि अर्निंग्स के हिसाब से प्राइस कहीं ज़्यादा आगे चले गए हैं, तो हो सकता है कि एक जो प्रीसियस मेटल्स हैं उसमें शायद अभी गोल्ड में और अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिले। अगले पार्ट में जो है इसमें अभी चर्चा भी हम करेंगे। तो देखिएगा ICICI बैंक पे मेरा जो व्यू है वो न्यूट्रल है। मैं इस पर अभी भी 2% चलने के बाद भी मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी भी ये यहाँ से 1.5-2% और इवन 3% तक नीचे जा सकता है अभी भी।
और इवन 5% भी आने वाले समय में, और 2 से 3% अभी ऊपर भी जा सकते हैं। एक रेंज में रहने की उम्मीद है। तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की जब पोजीशंस होती है तो ऊपर नीचे दोनों शेयर्स हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ा नेगेटिव अभी ICICI बैंक में हमें दिख नहीं रहा है। जहाँ तक बात करें HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक में हो सकता है कि आपको जो दायरे पिछले फ्राइडे में थे 1920, 1930, 1940 के आसपास, वहाँ तक शेयर्स दोबारा से जा सकता है, और उसकी संभावना इवन 1900 के आसपास भी जो है इस शेयर्स के जाने की संभावना बन सकती है। ऊपरी लेवल पर देखें तो जो भी इसने 52 वीक रिसेंट हाई लगाया, वहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, और बड़े प्लेयर्स ने वहाँ जाके शायद हमें लगता है कि एक मंदी बनाई है। तो अभी शायद HDFC बैंक के लिए वो लेवल्स शायद तोड़ना भी इतना जल्दी आसान नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट हमें अच्छे लगे, हालांकि शेयर्स 100 रुपये टूट गया ऊपरी प्राइस से, बट अभी हमें लगता है कि अगले क्वार्टरली रिजल्ट तक हमें इसमें एक ऑप्टिमिज्म लग रहा है। ऑप्टिमिज्म इसलिए कि क्योंकि जितने भी पार्ट्स हैं इनके बिजनेसेस के, उनको अगर हम वैल्यूएशंस वाइज देखें तो अभी भी जो है ये अपने पीयर्स के सामने सस्ता है। हालांकि एक इनहेरेंट रिस्क ये है कि अब जो मुकेश अंबानी जी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या अपनी जो असेट्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर रहे हैं, वो एक रिस्क जरूर है। अगर हम बात करें इन्फोसिस, तो इन्फोसिस पे देखिएगा अपना कोई ट्रेड भी नहीं है, न्यूट्रल व्यू है। रिजल्ट देखिएगा अभी IT में बाजार वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है कि कुछ पॉजिटिव आएगा तभी रिएक्ट करेंगे। तो अभी इन्फोसिस हो या TCS हो या परसिस्टेंट सिस्टम हो, बाकी जो सारे शेयर्स की जो धुलाई हुई है ऊपर से, तो मुझे लगता नहीं कि डाउन साइड कोई बहुत ज़्यादा है। हालांकि TCS में हमारी पॉजिटिव साइड में पोजीशंस हैं। बजाज फाइनेंस के शेयर्स में जो है देखिएगा बहुत हाई ग्रोथ बिजनेस है, बट इसमें क्या है कि अनसिक्योर्ड लोन वाला पोर्शन है, तो जनरली हम ट्रेड नहीं करते इसमें। लेकिन ये जो बिजनेस है हाई ग्रोथ सेगमेंट में है, लेकिन रिस्क बहुत होता है इस तरीके के बिजनेस में। जब भी कभी कंट्री में कोई अनसर्टेनिटी आती है या रिकवरी की पोजीशंस होती है कि भाई रिकवरी करने में दिक्कत हो रही है, या आगे से पीछे से फंडिंग नहीं मिल रही क्योंकि बोरोइंग्स करके आप जो लोन बांटते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन मैनेजमेंट ने अभी जो कमेंट्री दी है उसमें थोड़ा सा कोशिश व्यू रखा है, जिसकी वजह से आपने शेयर प्राइस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी आपने गिरावट देखी। अगर निफ्टी बैंक के अगर 1 वीक की बात हम कर चुके हैं चार्ट में, उसके बाद देखिएगा गोल्ड पे 1,01,000 का भाव अभी देखने के लिए मिला हमें। अगर पिछले 1 साल में देखें तो देखिएगा 70,000 रुपये से सीधा 1,00,000 रुपये के आसपास हो गया। 40% से ज़्यादा की तेज़ी हमें सिल्वर और गोल्ड दोनों में देखने के लिए मिली। अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो देखिएगा 75,000 का जो सिल्वर है वो 1,10,000 पहुँच गया, और 6,500 1 ग्राम का जो भाव था वो सोने का जिस तरीके है। इस दोनों इंडिसेस ने देखिएगा लो रिस्क के साथ जो है बिल्कुल आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को भी। और यहाँ पर देखिएगा मुझे खुशी भी हो रही है कि पिछले 1.5 साल से हमने गोल्ड पे जो है स्टॉक फॉर द मंथ में भी इसकी चर्चा की थी, और बार हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, और वहीं से हमने भी अपनी पोजीशंस बनाई थी, और हमने वीडियो के बाद ये कहा था कि भाई हम भी अपनी गोल्ड में पोजीशन बनाएंगे। और SGB को लिए हुए तकरीबन मुझे जो है 16 महीने हो गए हैं। तो यहाँ पर जहाँ पे हमारी हैवी पोजीशंस है, और एज ए डिस्क्लोजर हम गोल्ड को समय समय पर अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर रहे हैं अभी भी। सिल्वर में हमने ट्रेड में पोजीशंस निकाल दी थी, बट सिल्वर में भी हमें अभी ग्रेट अपॉर्चुनिटी लग रही है। अगर 5 से 10% की कोई करेक्शन सिल्वर में आती है तो हमें लगता है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में सिल्वर में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर 5 साल में भी देखें तो देखिएगा 60,000 का सिल्वर कंसोलिडेट होता रहा 3-4 साल, और 1 साल में ही राइज आ गया। तो ये होल्ड करने वाली पोजीशन इसी तरीके से गोल्ड ने अगर 20 से 23 में देखें तो कोई मेजर रिटर्न्स नहीं दी, लेकिन 23 से 25 के अंदर एक बढ़िया रिटर्न्स दिए। अभी हमें लगता है कि ये जो पीरियड है अभी 2 साल और चलेगा, यानी कि जो ब्रेकआउट हुआ था इसका अभी जो है अपसाइड नहीं बना है। अभी हमें लगता है कि गोल्ड में शायद और तेज़ी बाकी है। अगर हम बात करते हैं अब डेटा पॉइंट्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई डेटा पॉइंट किस तरीके से बन रहे हैं, क्यों मुझे लग रहा है कि बाजार मंदी हो सकती है। अब देखिएगा FIs ने क्या किया निफ्टी के अंदर, बाकी सारी पोजीशंस तो देखिएगा आप देख रही हैं, लेकिन मैं इंडेक्स की ऑप्शंस के बारे में बात करता हूँ। देखिएगा FIs ने इंडेक्स के अंदर कल 55,000 की कॉल ऑप्शंस बेची, और 41,356 जो है ऑप्शंस खरीदी। तो कुल मिला के 234 की जो ऑप्शंस हैं वो पुट खरीद रखी है, यानी कि भयंकर मंदी बना रखी है, और ऊपर से कॉल बेच रखी है, यानी कि बाजार को ऊपर जाने से रोकने का प्लान कर रहे हैं। अगर प्रोप्राइटरी अकाउंट की बात करें, जो ब्रोकर्स के जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं वहाँ पे देखें तो उन्होंने भी, जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने 24,400 कॉल्स बेच दी, यानी कि अपनी पोजीशन जो तेजी की बना रखी थी उसको ख़त्म कर दिया। तेजी हो भी नहीं सकी, उन्होंने अच्छी खासी कॉल खरीदी थी एक दिन पहले। उसके बाद देखिएगा 66,000 पुट खरीदी है 226,
रिलैक्स, तो ये भी जो है बड़े प्लेयर्स मंदी में। क्लाइंट का मतलब है वो रिटेल इन्वेस्टर, साथ में वो ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज़ जो इंडिया में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिनका प्राइमरी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो FIIs की तरीके से लगते हैं, लेकिन वो है क्लाइंट के अंदर। तो वो एक अच्छी खासी तेज़ी बनाकर बैठे हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशन जो है कॉल जो है पुट बेच रखी है उन्होंने। और मुझे ये लगता है कि ये जो पुट राइटर्स हैं जिन्होंने पिछले 3 महीने में पुट बेच के खूब पैसा बनाया है, शायद इस हफ्ते के अंदर पुट राइटर्स जो है फंसते हुए नज़र आ सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये जो हफ्ता है ये एक अच्छा खासी करेक्शन का हफ्ता हो सकता है। ऊपरी लेवल से अच्छी सेलिंग आ सकती है क्योंकि बड़े प्लेयर्स अच्छी खासी मंदी में बैठे हुए हैं प्रोप्राइटरी अकाउंट्स में। और अगर हम FIs को भी देखें तो ये एक अच्छी खासी मंदी बने, और वो यहाँ से आपको कैश डेटा से भी पता चलेगा। FIs ने पिछले 5 दिनों के अंदर देखिएगा लगातार सेलिंग की है, तकरीबन 13,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग जो है FIs ने पिछले 5 दिनों में की। ये किस लिए की है? क्योंकि अपने जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं जिनमें उन्होंने मंदी बना रखी थी और जो उन्होंने ऑप्शंस खरीद रखी हैं उसमें प्रॉफिट बुक करना। अगर यही डेटा अगले 2-3 दिन के अंदर हो सकता है कि थोड़ा सा और बढ़ता हुआ नजर आए, जैसे आप एक्सपायरी के आसपास जाएं तो हो सकता है कि एक ही दिन में आपको ये 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास की सेलिंग भी देखने के लिए मिल सकती है। उस दिन हो सकता है कि एक बड़ा मूव आए, और हो सकता है कि उस दिन वो अपनी मंदी को जो है स्केयर ऑफ करते हुए भी नजर आए। तो हो सकता है कि हफ्ते में जो 4 दिन अगले, उसमें किसी भी एक दिन एक बड़ा मूव ऊपर से सेलिंग का है, गैप डाउन में बाजार जाए, तो उसका फॉलोअप अगले दिन भी आए, लेकिन अगले दिन रिकवरी कर जाए। तो अभी हमें लगता है कि इन 5 दिनों में से 1.5 दिन जो है एक भयंकर मंदी हो सकती है। वो सोमवार और मंगलवार के दिन हो सकता है। सोमवार पूरा दिन और मंगलवार का सुबह 1 या 2 घंटे, जहाँ पे अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि मंगलवार और बुधवार 2 दिन हो सकते हैं, बुधवार और बृहस्पतिवार। शुक्रवार के बारे में देखिएगा, ट्रेड के बारे में अभी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो एक्सपायरी है एक बड़ी एक्सपायरी है, उसके बाद ही जो है चर्चा करेंगे। अगर हो सकेगा कुछ भी चेंज होगा तो मैं हफ्ते के बीच में आपके साथ आके एक वीडियो और शेयर कर लूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।